हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल से रिलेटेड आज हम आपको कुछ बातें समझाएंगे, जिसमें हम मनी बिल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो है आर्टिकल के बारे में आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से मनी बिल को रिप्रेजेंट किया गया, मनी बिल को किस तरह से दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको बताएंगे। और उसके साथ ही साथ हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देंगे और इसका इम्पोर्टेंस किस तरह से है यूपीएससी 2022 में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, जो कि प्रीलिम्स 5 जून को होने वाला है। तो उसके लिए हम आपको मनी बिल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बहुत जल्द डीलिमिटेशन कमीशन पे भी वीडियो बनाएंगे। ये भी काफ़ी इस समय चर्चा में है। और हर उस चीज़ की प्रिपरेशन आप अच्छे से किया कीजिए जो कि करंट में काफ़ी चलती हैं, करंट में काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। उन चीज़ों की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी चाहिए, उन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी डीलिमिटेशन कमीशन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में। तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दे पे चल रहा है। ये तो क्या है डीलिमिटेशन कमीशन और जम्मू कश्मीर से क्या इसका लेना देना है, इसके बारे में हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो इससे पहले कि आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। और साथ ही साथ जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि हम किस किस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं और हमारे कंटेंट कैसे होते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मनी बिल के डिफिनेशन के बारे में। पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को समझते हैं। तो मनी बिल क्या है? देखिए, मनी बिल वो बिल होता है, बिल तो आप जानते ही होंगे, कोई भी बिल जो कि शुरुआत जब भी कोई प्रस्ताव रखा जाता है, कोई प्रपोजल रखा जाता है कहीं पार्लियामेंट में जब भी कोई प्रपोजल रखा जाता है तो उस प्रपोजल को बिल ही कहा जाता है शुरू में। और बाद में वही प्रपोजल जो है वो देखिए, पहले कोई भी चीज़ जैसे पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में सबसे पहले कुछ पॉलिसी बनाई जाती है। उसके बाद उसे बिल के रूप में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कराया जाता है ताकि वो पास हो सके। और वही बिल जब वो दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों में पास हो जाता है तो वही बिल एक्ट बन जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। अब मनी बिल को देखते हैं। तो मनी बिल वो बिल होता है, मनी बिल में क्या क्या होता है? टैक्स प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट के जो भी किस तरह से गवर्नमेंट जनता से टैक्स लेने वाली है, वो मनी बिल के अंतर्गत आता है। और मनी बिल और बिल दो ही होते हैं। बिल पे भी हम दूसरी वीडियो बना देंगे। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खाली एक बात बता दे रहा हूँ कि एक होता है मनी बिल और दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या अंतर है आप समझ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में पारित हो सकता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, मतलब इनिशिएट किया जा सकता है, वहाँ से पारित हो सकता है। तो हालांकि इसमें कोई भी बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है, लेकिन आखिर वो किस हद तक जरूरी है और किस जो सदन है पार्लियामेंट के, सदन का मतलब होता है एक सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा, तो ये दोनों सदनों में किस तरह से ये पास होता है और किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये हम लोग समझेंगे। तो मनी बिल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के टैक्स प्रपोजल होता है कि गवर्नमेंट किस तरह से जनता से टैक्स लेने वाली है, वो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। साथ ही साथ ये बताता है कुछ नए टैक्स और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं और जो किस तरह से जो जो अभी टैक्स प्रेजेंट में जो टैक्स चल रहे हैं उनके रेट में किस तरह से, उनके परसेंटेज में किस तरीके से अंतर होना है, इस चीज़ के बारे में डिटेल मनी बिल में इन्हीं चीज़ों की बातें होती हैं ज़्यादातर। और इसके साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट ने कहाँ से कितने पैसे उधार लिए हैं, कहाँ से बोरो किए हैं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लिए हैं गवर्नमेंट ने पैसा किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो उन सब चीज़ों की भी चर्चा मनी बिल के अंतर्गत होती है। तो ऐसे ही बिल जिसमें टैक्स प्रपोजल हो गवर्नमेंट के, जो कि नए टैक्स के बारे में बताएं और जो भी एग्जिस्टिंग टैक्सेज हैं उनमें जो चेंज आए उसके बारे में, साथ ही साथ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के खर्चों के बारे में, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, गवर्नमेंट की कमाई के बारे में, और गवर्नमेंट के बारोइंग यानी कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसे किस तरह से बोरो करती है मार्केट से, उसके बारे में बताता है। वो मनी बिल के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है डिफिनीशन, मनी बिल का डिफिनीशन किस में है कहा गया है, मनी बिल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 110 में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल होगा अगर उसमें ओनली यहाँ पे याद रखिएगा, ओनली प्रोविज़न हो, और ओनली प्रोविज़न हो जो कि डील करते हो, जो कि प्रोविज़न जिसमें शामिल हो ये सारे का मतलब ये सारे या इनमें से कोई इनमें से बाकी मैटर्स में कोई भी चीज़ अगर फॉलो होती है तो वो मनी बिल के अंतर्गत आता है।
तो क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी बिल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी बिल नॉट, तो कौन सा ऐसा है जो कि मनी बिल है और कौन सा ऐसा जो मनी बिल नहीं है, तो इसके बारे में बताता है। अब देखिए इसमें देखिए फर्स्ट जो इसमें क्राइटेरिया है उसमें कहता है इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन या रेगुलेशन किसी भी टैक्स का। मतलब इम्पोजिशन किसी भी टैक्स को, जब गवर्नमेंट किसी भी टैक्स को जनता पे इम्पोज करती है तो उसके बारे में उसमें आ जाता है ये। एबॉलिशन मतलब किसी भी टैक्स को ख़त्म करती है तो उसके बारे में आ जाता है। रिमिशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्ट होता है जो कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जिसको पे करना है या तो टैक्स के रूप में या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के रूप में जो भी पे करना है गवर्नमेंट को, वो उसको गवर्नमेंट को या जनता को उसे उसको रिमिशन का मतलब होता है उसको रिड्यूस करने का, या तो वो उसकी जो अमाउंट ऑफ मनी जो कि देना है, गवर्नमेंट ने बोरो किया है या किसी पर्सन ने बोरो किया है तो उसको रिड्यूस करने को लेके, और चाहे जो है उसको कैंसिल करने से रिलेटेड, इससे चीज़ें रिमिशन में आती हैं। अल्टरेशन का मतलब होता है कि चीज़ें सेम रहेंगी लेकिन उसमें थोड़े से जो गवर्नमेंट जो भी नया प्रपोजल देगी, जैसे मनी बिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो जो भी प्रपोजल होंगे उनमें स्लाइट चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। स्लाइट चेंजेस के साथ यानी स्मॉल चेंजेस के साथ ये अल्टरेशन में आता है। और रेगुलेशन यानी किसी भी टैक्स को रेगुलेट करने के लिए, किसी भी टैक्स को आगे चलाने के लिए से रिलेटेड चीज़ें मनी बिल में आती हैं। दूसरा होता है कि जो रेगुलेशन होता है बारोइंग ऑफ मनी, यूनियन गवर्नमेंट जो पैसे बोरो करती है या जो पैसे उधार लेती है या उधार देती है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में ये इसमें पता चलता है। और इसके साथ ही इसमें और क्या क्या हमें पता चलता है, इसके साथ हमें क्या क्या पता चलता है कि जो कस्टडी होती है, कस्टडी का मतलब कि अपने अंडर में लेना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के और जो मनी का पेमेंट होता है या मनी पेमेंट को निकालना होता है इस तरह के फंड से, उससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो आती हैं मनी बिल के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और जो मनी का पेमेंट होता है या मनी को विड्रॉ करना है, निकालना है, इस तरह के फंड से यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से या कंटीजेंसी फंड से, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब हम आपको सबसे पहले बता दें कि ऐसे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आखिर कंटीजेंसी फंड क्या होता है और कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड की। तो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? तो कंसोलिडेटेड फंड को मैं आपको ये आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसमें ये कहता है कि कोई भी अकाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो भी रेवेन्यू रिसीव करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू को रिसीव करेगी, चाहे इनकम टैक्स से, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से जो भी गवर्नमेंट जो है रिसीव करती है, और साथ ही साथ जो भी एक्सपेंडिचर करती है, जो भी उससे एक्सपेंडिचर बनाती है, वो सारे आ जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रेवेन्यू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि कंसिडेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या होता है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में आता है आपका कंटीजेंसी फंड में ये आकस्मिक निधि कहा जाता है, इसको हिंदी में इसको आकस्मिक निधि कहा जाता है। कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि कोई भी डिजास्टर या कोई ऐसी चीज़ों से रिलेटेड डिजास्टर या कोई भी अनफॉर्सीन, यानी कि जो कि हम लोग फ्यूचर में अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इस तरह की किसी भी दिक्कत के बारे में अच्छे से जो हमें पहले से ही बीच बचाव करके रखना है, उससे रिलेटेड जो पैसे होते हैं वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड कोई भी अगर निर्णय लेने हो तो गवर्नमेंट को सबसे पहले वो उसको मनी बिल के अंतर्गत पारित कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। अब देखिए, और एक है फिर उसके बाद आता है आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होता है। अब अप्रोप्रिएशन क्या होता है? अब अप्रोप्रिएशन वो एक ऐसा तरीका होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी फंड को पहले से ही रख देना। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डिजास्टर से रिलेटेड काम होते हैं। तो डिजास्टर, मान लीजिए कोई सुनामी आ गई किसी दूसरी जगह, तो अब मान लीजिए तमिलनाडु में सुनामी आ गई मान लीजिए, तो अब क्या है कि यूपी में भी तमिलनाडु की स्थिति को देखते हुए कि कहीं यूपी में भी कहीं उस तरह की सुनामी या उस तरह की बाढ़ की स्थिति या उस तरह की सूखे की स्थिति ना है, ड्रॉट की कंडीशन ना है, तो उसके लिए पहले से ही एक कंटीजेंसी फंड के लिए से निकाल के
एक अलग से स्पेशल पर्पस के लिए एक फंड, जैसे कि स्पेशल पर्पस यहाँ क्या है, स्पेशल पर्पस यहाँ पे है आपका, तो आपका जो है ड्रॉट हो गया, ड्रॉट हो सकता है, या आपका कोई भी डिजास्टर रिलेटेड हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं होती है वो, तो उसके लिए पहले से ही इस फंड से पैसा निकालना है। तो ये पैसा कब निकलेगा इस फंड से, जब मनी बिल पारित होगा। तो इसलिए भी ये इसके अंदर में आ जाता है। साथ ही साथ इसमें मैं आपको और बता दूं कि जो डिक्लेरेशन होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कि मैंने आपको बताया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है जो भी गवर्नमेंट रिसीव करती है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंड करती है वो सारी चीज़ें, तो उससे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी डिक्लेरेशन होता है वो उसके साथ ही, और जो भी इस तरह के एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है किसी चीज़ पे, तो उससे रिलेटेड भी एक्सपेंडिचर, किसी भी चीज़ पे खर्चा बढ़ाने से पहले गवर्नमेंट को, मान लीजिए कोई बजट गवर्नमेंट ने पार कराया और उस बजट का टोटल बजट था 201 करोड़ रुपया, किसी मान लीजिए किसी पुल पे या कहीं खर्चा हो रहा है 200 करोड़ रुपया, तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये खर्चा बढ़ के ये 300 करोड़ के पार हो गया, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि 300 करोड़ डायरेक्ट लगा देगी, 201 करोड़ से बाद 99 करोड़ एक्स्ट्रा लगा देगी, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी बिल पारित कराएगी पार्लियामेंट से, उसके बाद उस खर्चे को बढ़ाएगी। तो ये होता है, और ये जो भी खर्चे होंगे, क्योंकि अगर पुल बन रहा है तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के खर्चे के काम में आ रहा है, बाद में गवर्नमेंट उसी पर टैक्स वसूलेगी, रोड टैक्स वसूलेगी, तो इसीलिए ये चीज़ इसी के अंतर्गत आती है। इसको कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि में इसको नहीं रखा जाता है, इसको कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। आप देखिए हो गया। अब अगला बताते हैं आपको कि जो भी मनी का रिसिप्ट होता है, जो भी गवर्नमेंट मनी का रिसिप्ट होता है, जो भी उसकी रसीद होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, या जो कस्टडी होता है या इशू ऑफ इस तरह की मनी जो होता है उससे, या ऑडिट होता है इस तरह के अकाउंट का यूनियन या स्टेट के द्वारा, तो ये रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट होता है इस मनी का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का, ये सारा होता है इस तरह की मनी का ऑडिट जो होता है ये सब यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और तो भी वो आ जाता है मनी बिल के अंतर्गत। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा मैटर हो जो कि इस तरह के ऊपर जितने भी दिए गए हैं, ये इनमें से किसी की एक को स्पेसिफाई या एक से ज़्यादा को स्पेसिफाई करता हो तो वो भी मनी बिल में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं आगे जरा सा। देखिए, हालांकि कोई भी बिल जो होता है वो मनी बिल नहीं कहलाएगा, और उसका रीज़न क्या होगा मनी बिल ना कहलाने का, जब कोई फाइन इशू करता है किसी, या कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कोई दंड देता है, तो वो आपका जो है मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। जब भी गवर्नमेंट कोई दंड का प्रावधान बनाएगी तो ऐसा नहीं कि उसके लिए मनी बिल उसके लिए पारित कराना होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा है कि कोई भी डिमांड होता है या कोई भी पेमेंट होता है किसी भी फीस, किसी भी लाइसेंसेस के फीस या फीस किसी सर्विस से रिलेटेड फीस के लिए, तो उसमें भी मनी बिल के अंतर्गत वो नहीं आता है। साथ ही इम्पोज करना, एबॉलिश खत्म करना, रेमिशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेमिशन का मतलब होता है कि किसी भी अमाउंट को कम कर देना या उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर देना, वो आता है। अल्टरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में थोड़ा सा चेंजेस कर देना, या रेगुलेशन का मतलब होता है किसी भी टैक्स में को रेगुलेट करना, या किसी भी लोकल अथॉरिटी या बॉडी लोकल पर्पसेस के लिए। अगर लोकल पर्पसेस के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये भी मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये क्राइटेरिया था, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनी बिल के अंदर नहीं आती है, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब मनी बिल के बारे में कुछ और बातें आपको बता दें, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता दें। देखिए, मनी बिल जो होता है वो सिंपली ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल बिल भी इसको कहते हैं। मनी बिल जो होता है वो फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको बताया था बिल के बारे में सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो फाइनेंशियल बिल आपका दोनों बिल होता है, एक आपका होता है मनी बिल और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, तो ये दोनों आ जाता है इसमें। तो इसीलिए जो मनी बिल होता है वो सिंपली जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्पेसी होता है, फाइनेंशियल बिल का ही एक स्पेसी होता है। इसीलिए जो भी सारे मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनरी बिल भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है कि सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं या फाइनेंशियल मनी बिल जो होते हैं वो मनी बिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा कि सारे मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल बिल ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डिनरी बिल होते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो है वो एक कोई प्रस्ताव निकाली कि यहाँ पे हमको इतने टैक्सेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए मनी बिल उसको गवर्नमेंट को पास कराना है, लेकिन अपोजिशन कहता है कि उसमें मनी बिल वो उसको पास नहीं करा सकता क्योंकि पर्टिकुलर उसके XYZ रीजन है। तो आखिर कौन बताएगा कि वो बिल जो बता रहा है वो मनी बिल के अंतर्गत, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बिल है, अब
गवर्नमेंट चाह रही, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इसको मनी बिल के अंतर्गत रखा जाए और मनी बिल के हिसाब से ही पारित किया जाए, क्योंकि मनी बिल में इसका कारण क्या होता है कि मनी बिल में लोकसभा की ज़्यादा लोकप्रियता होती है। अभी आप समझ जाएंगे इसको, मैं आपको पढ़ाऊंगा और जबकि नॉर्मल जो अपोजिशन वाले होते हैं वो चाहते हैं कि ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत इसको रखा जाए, तो ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है, जबकि इसमें लोकसभा की ही ज़्यादा पावर होता है लोकसभा के पास। तो इसलिए कई बार इस तरह की चीज़ों में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्लियामेंट में। तो उसी चीज़ के लिए होता है कि आखिर कौन, कैसे पता लगेगा कि कोई बिल जो पारित किया जा रहा है, जो भी सांसद कोई बिल पास कराना चाह रहा है, तो वो मनी बिल है या नहीं है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर कौन इसका फैसला करेगा कि कोई मनी बिल है या नहीं। तो इसका फैसला जो होता है वो करता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर इस चीज़ का फैसला करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, और उसका ये डिसीजन फाइनल होता है, उस पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क कोई भी कहीं नहीं लगा सकता है। अब उसका ये जो डिसीजन होता है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी मतलब पार्लियामेंट के हाउस में, ना ही इस पर प्रेसिडेंट ही इस पर कोई क्वेश्चन लगा सकता, प्रेसिडेंट भी इस पर क्वेश्चन नहीं लगा सकता है, क्योंकि कोई भी जब बिल पारित होता है तो वो प्रेसिडेंट से भी उसकी अनुमति ले ली जाती है। तो इसलिए प्रेसिडेंट तो इसमें वैसे भी बोल नहीं सकता है, लेकिन हाँ अगर ऑर्डिनरी बिल की बात है तो प्रेसिडेंट इसमें बोल सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल है उसमें जो लोकसभा का स्पीकर कर दिया कि हाँ ये बिल मनी बिल है, तो वही फाइनल हो जाएगा। अब और क्या चीज़ है इसमें, क्या होता है, एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है स्पीकर से कि जब भी इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो जब राज्यसभा में इसको पेश किया जाता है तो एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। पहले देखिए जैसे लोकसभा से क्लियर कर लिया गया कि स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल जो है मनी बिल में है, मनी बिल ही है, तो फिर अब वहाँ से पास हो गया, अब इसको लोकसभा में भेजा गया। तो लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में सर्टिफिकेशन मतलब जो स्पीकर ने हामी भरी है कि हाँ ये अकाउंट जो है ये बिल मनी बिल के अंतर्गत आता है, तो उसका एक सर्टिफिकेट स्पीकर को इशू करना होगा और उस सर्टिफिकेट को इसको दिखाना होगा राज्यसभा में। ये चीज़ होती है। अब देखिए कोई भी मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। जैसे मैं आपको पहले बताया, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इनिशिएट करना, कोई चीज़ शुरुआत में। मान लीजिए मैं कोई प्रपोजल लेता हूँ, तो मैं प्रपोजल, मान लीजिए आपके पिताजी घर में, आपके घर में आपके पिताजी आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं, आपके पिताजी ही आपके घर में सुप्रीम है, तो मैं अगर कोई भी बात मुझे आप ही को घर से बाहर कहीं पार्टी के लिए लेके जाना है, जो आमतौर से फ्रेंड्स के लिए होता है, तो उनको पहले क्या करना होगा, उनको पहले जाके पिताजी से परमिशन लेनी होगी, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हुआ कि इनिशिएट करना, ये प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है कि किस तरह से हम इनिशिएट कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो ये सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, लेकिन इसका ये होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद। पहले प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करता है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट रिकमेंड करने के बाद इसको जो है ये लोकसभा में पारित करता है उसको। तो ये चीज़ होती है। अब इस तरह का कोई भी बिल जो होता है उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा। अब जब भी किसी भी मनी बिल जब भी कोई बिल मनी बिल लोकसभा में पास हो जाता है, तो वो ट्रांसमिट कर दिया, उसे भेज दिया जाता है राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए। राज्यसभा सिर्फ उसमें कंसिडरेशन ही कर सकती है, उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होते हैं मनी बिल से रिलेटेड, कि पहला ये रिस्ट्रिक्टेड पावर क्या है इसके पावर में। इसमें रिस्ट्रिक्टेड पावर का मतलब होता है कि राज्यसभा के पास लोकसभा से कम पावर है मनी बिल से रिलेटेड। आखिर किन किन चीज़ों में ये लोकसभा से इसमें पावर कम होता है। पहला सबसे बड़ा है कि ये इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और ना ही इस बिल में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकती है। दूसरा ये है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकती है, और इसके रिकमेंडेशन को लोकसभा मानेगी या नहीं मानेगी इस पर इसका कोई बस नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि ये इस बिल को रिटर्न कर लेगी लोकसभा में 14 दिन के अंतर्गत। अगर लोकसभा में 14 दिन के अंतर्गत रिटर्न नहीं करती है वापस बिल पर, या तो अपना सुझाव देके, और सुझाव देके जब तक 14 दिन के अंदर अगर उसको रिकमेंड नहीं करती है तो अपने रिकमेंडेशन के द्वारा, तो ये बिल ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पारित हो जाएगा। अब देखिए लोकसभा, अब जो भी राज्यसभा में जो भी इसको रिकमेंडेशन मिलेगा, वो लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है सभी को, या उसमें से किसी भी एक रिकमेंडेशन को जो कि राज्यसभा से रिलेटेड होता है। अब मान लीजिए कि कोई लोकसभा जो है एक्सेप्ट कर लेगी इस तरह के रिकमेंडेशन को, तो बिल जो होता है वो दोनों हाउसेज में मॉडिफाइड फॉर्म में होगा। मान लीजिए कि लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, अब वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया गया, और वापस उसको लोकसभा में भेजा गया, तो लोकसभा उस रिकमेंडेशन को पारित कर दी, तो फिर वो मॉडिफाइड वर्जन में वो बिल आगे जाएगा।
लेकिन अगर लोकसभा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है इस तरह के रिकमेंडेशन को, तो वो बिल जो होता है वो दोनों हाउस से पास भी हो जाएगा बिना किसी चेंज के, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब अगला है कि अगर राज्यसभा जो है रिटर्न नहीं करती है बिल को लोकसभा में 14 दिनों के अंतर्गत, तो ये बिल जो होता है ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से और ओरिजिनल फॉर्म में पास होगा। जिस तरह से लोकसभा ने, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा को भेजी बिल को, और राज्यसभा ने क्या किया, उसको 14 दिन तक अपने पास पेंडिंग रखा, तो 14 दिन के बाद 15वें दिन वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। राज्यसभा और दोनों राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और लोकसभा से तो ऑलरेडी पास है। तो इसमें क्या, और जो भी पास होगा ये ओरिजिनल फॉर्म में होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि इनका कोई कंसिडरेशन या इनका कोई रिकमेंडेशन राज्यसभा का वहाँ काम आएगा। तो लोकसभा, तो इसीलिए कहा गया है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होते हैं राज्यसभा से अगर बात मनी बिल की हो रही है। इसीलिए इसका फ़ायदा जो है ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है, जो कि गवर्नमेंट पावर में होती है, वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और बार बार इस तरह की कोई भी मनी बिल को ऑर्डिनरी बिल में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करती है अपोजिशन होती है। अपोजिशन का काम होता है जिससे कि राज्यसभा की भी चले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक ही सरकार की बहुमत नहीं होती है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा के सेक्शन में आपको हम पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। अब जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो दोनों हाउस होते हैं उनके पास इक्वल पावर होती है ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड। तो ऑर्डिनरी बिल के मामले में दोनों के पास इक्वल पावर है, इसलिए अपोजिशन ज़्यादातर चाहता है कि इस कोई भी बिल को ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत रखा जाए, जबकि लोकसभा ये चाहता है कि उसको जबकि लोकसभा में जो जिसके सरकार बहुमत में, यानी जिस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री है, तो वो चाहेंगे कि उनका बिल जो है मनी बिल के अंदर कन्वर्ट हो। लेकिन मनी बिल है या नहीं ये फैसला कौन करेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फैसला करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो इसको आप याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। अब फाइनली हम कह सकते हैं इसमें अगर देखा जाए तो इसका एक निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो या तो वो उस बिल पर अपना जो है सहमति दे सकता है या उसको उस पर रोक लगा सकता है, अपने पास ही रोक के रख सकता है, और लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकता बिल को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जब भी कोई बिल है उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, अब ये कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है लोकसभा में जाने से पहले, तो लोकसभा में जाने से पहले ये पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास जब भी जाता है तो पहले प्रेसिडेंट क्या करता है, या तो उस पर अपना रिकमेंड, या तो उस पर प्रेसिडेंट जो है उस पर अपना मंजूरी दे देगा, या तो उसको अपने पास रोक के रख लेगा, लोकसभा में नहीं भेजेगा उसको। लेकिन क्या है कि वो उस पर अपना, ये ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट इसमें अपना सुझाव कोई लोकसभा को दे सकता है। प्रेसिडेंट के पास इससे रिलेटेड, इस मनी बिल से रिलेटेड ये पावर नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, किसी भी मनी बिल को अपना जो है सहमति दे ही देता है जब भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये सब उसकी परमिशन से ही होता है। तो यही होता है कि जैसे लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन तो प्रेसिडेंट इसको पास कर ही देता है ऑलरेडी। तो ये हम लोगों ने समझ लिया मनी बिल को अच्छे से। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो हमसे पूछिएगा, हम उसके जवाब जरूर देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।